ये कहते हैं ना कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वह हर काम अलग ढंग से करता है। दोस्त, ना पढ़ने के हमारे पास हजार बहाने पड़े हुए हैं, ना पढ़ने के हमारे पास हजार बहाने पड़े हुए हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमारा एक ही बहाना काफी है मेरे दोस्त। थोड़ा सा पेट दर्द किया, सर आज पेट दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं आ पाएंगे। सर आज 4 बार बाथरूम जा चुके हैं, कैसे स्कूल पहुंचे? अरे हमको पता है, ये जो बहाना बना लिए, लेकिन एक बहाना ये भी तो हो सकता है कि सर आज पेट दर्द कर रहा था, लेकिन सुबह सुबह डॉक्टर के पास गए और एक दवा खाएं और कोचिंग क्लास पहुंच गया। अक्सर ऐसा बहाना लोग स्कूल के टाइम में लगाया करते थे, हम भी लगाया करते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और हम लोग पढ़ेंगे आज डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। पिछला वीडियो से हम लोग 2 लेक्चर में जो है हम लोगों ने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, भारत की यूरोपीय कंपनी के बारे में हम लोग इस 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से जानकारी लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखो, डच जो है सबसे पहले भारत जो पहुंचता है, इसका एक पहला व्यापारी जो है कार्नवालिस डी हॉटमैन, कार्नवालिस डी हॉटमैन, नॉट हॉटमैन यार, नॉट हॉटमैन, हॉटमैन, ओके, याद रहेगा। कार्नवालिस डी हॉटमैन जो है सिर्फ डच का पहला व्यापारी कौन है? पहला व्यापारी जो है डच का, वो कार्नवालिस डी हॉटमैन जो है वो 1596 ईस्वी में भारत आता है। याद रहेगा कब आता है मेरे दोस्त? तो 1596 ईस्वी में आता है। कौन आता है? तो कार्नवालिस डी हॉटमैन आता है। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। जब वो 1596 में वो आता है, तो वही जो है 1602 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। कब होता है मेरे दोस्त? तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिश कब हुआ? तो 1602 ईस्वी में। देखो, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था से एक पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी था। क्या कौन सा कंपनी था? सरकारी कंपनी था। अब जब सरकारी कंपनी है तो प्राइवेट लोगों का उस पर तो कंट्रोल नहीं रहेगा। जब सरकारी कंपनी है तो किसका नेतृत्व रहेगा, किसका कंट्रोल रहेगा? इसलिए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, सरकार का कंट्रोल रहेगा। तो वही जो है इस कंपनी को चलाने के लिए, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो है 17 लोगों का टीम बनाया गया था। 17 लोगों का टीम बनाया गया था। ये किससे बनाया गया? तो इस कंपनी को देख रेख करने के लिए, इस कंपनी को चलाने के लिए। ये बात आपका ध्यान में रहेगा कि 17 लोगों का टीम बनाया गया। सबसे पहले जो आपको ये बात ध्यान में रखना कि सबसे पहले डच का पहला व्यापारी कौन आया? तो कार्नवालिस डी हॉटमैन आया। कब आया? 1596 में आया। यही जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ। वही डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसा कंपनी है? तो प्राइवेट कंपनी है या सरकारी कंपनी है? तो आपको बताना है, कमेंट में करके जल्दी आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। इसके बाद में जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कितने लोगों का टीम बनाया गया? तो 17 लोगों का टीम बनाया गया। अब आगे भी जो है वही जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सबसे पहले भारत नहीं पहुंचा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत नहीं पहुंचा, बल्कि वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इंडोनेशिया आया, इंडोनेशिया में आया। और इंडोनेशिया में सबसे पहले वो कहां पर आया? इंडोनेशिया पहुंचा और इंडोनेशिया के वाटविया में उसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। कहा? अब ये कौन से ध्यान रखोगे फैक्ट्स को कि वो इंडोनेशिया पहुंचा और इंडोनेशिया में पहुंच करके उसने इंडोनेशिया के वाटविया में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला। एंड नेक्स्ट हमारा है वहीं पर जो है भारत में सबसे पहले, भारत में जब ये पहुंचा, आज तो गया था 1596 कार्नवालिस डी हॉटमैन, लेकिन ये कोई व्यापारिक केंद्र एस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। तो ये जो है 1605 ईस्वी में जो है इसने भारत के मसूलीपट्टनम में इसने पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया। दोस्तों, भारत के मसूलीपट्टनम में जो है डचों का पहला व्यापारिक केंद्र कब खोला गया? तो 1605 ईस्वी में खोला गया। वहीं जो है 1610 ईस्वी में जो है इसका दूसरा व्यापारिक केंद्र खोला जाता है और वो खोला जाता है पुलिकट में। वहीं 1616 ईस्वी में इसका व्यापारिक केंद्र खोला जाता है, वो कहां? सूरत में। ये सब ध्यान में रखना कि 1605 ईस्वी में इसका व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया? तो मसूलीपट्टनम में खोला गया। 1610 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया? तो सूरत में खोला गया। 1616 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र कहां खोला गया? तो सूरत में खोला गया। 1610 ईस्वी में पुलिकट में और 1616 ईस्वी में सूरत में। वहीं जो है 1627 ईस्वी में पिपली में खोला गया। पिपली यानी बंगाल के पिपली में इसका जो है
व्यापारिक केंद्र 1627 ईस्वी में खोला गया। इसी प्रकार से है अन्य क्षेत्रों जैसे पटना हो गया, बालासोर हो गया, कोचीन इत्यादि क्षेत्रों में भी जो है इसका व्यापारिक केंद्र खोला गया। बालासोर हो गया, पटना हो गया, कोचीन इत्यादि क्षेत्रों में भी इसका जो है डचों का व्यापारिक केंद्र खोला गया। तो हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताओ, हम इसको छिपा ले रहे हैं, 1605 ईस्वी में कहाँ व्यापारिक केंद्र खोला गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ। 1610 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला गया? कमेंट करके बताओ। 1627 ईस्वी में व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला गया? आप जल्दी से कमेंट करो और बताओ, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखते हैं कि यही जो 1627 में व्यापारिक केंद्र इसने खोला, तो वही जो है डचों ने मसाला का व्यापार नहीं किया। डच जो थे, ये डच बाबा ढकचिक ढकचिक बताए थे। अगर आप ढकचिक ढकचिक का मतलब नहीं समझे हो तो आप हमारा पहला वीडियो जा करके देखो, आपको समझ में आया ढकचिक ढकचिक क्यों बोल रहे हैं। देखो ये डच जो है ये मसाला का व्यापार नहीं किया, मसाला का व्यापार नहीं किया, बल्कि इसने क्या चीज का व्यापार किया था? इसने कपड़ा को व्यापार को ध्यान दिया, इसने कपड़ा को भारत से निर्यात किया। इसको बोला जाता है कि डचों को जो निर्यातक, सर्वाधिक निर्यातक बोला जाता है, कपड़ा का जो सर्वाधिक निर्यातक करने वाला का श्रेय जो जाता है वो डचों का ही जाता है भारत से। ठीक है, तो इसने क्या चीज का व्यापार किया? तो कपड़ा का व्यापार किया। बात यह ध्यान में रहेगा, इसने कपड़ा का व्यापार किया। वही जो है 16 देखा जाए तो 1757 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध होता है। 1759 ईस्वी में, देखो ये छोटा टॉपिक है, ज्यादा कोई लंबा टॉपिक नहीं है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 1759 ईस्वी में जो है बेदारा का युद्ध होता है। बेदारा का 1759 में बेदारा का मैदान में बेदारा का युद्ध होता है, बेदारा का मैदान में और बेदारा का युद्ध होता है। अभी देखो इस युद्ध का कहानी क्या है, बेदारा का युद्ध का कहानी क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। अब प्लासी के युद्ध के बारे में सुने होंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी प्लासी का युद्ध। जब हम लोग बंगाल विजय पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से जानेंगे कि इसका कहानी क्या है, इसका डिटेल क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब क्या बोलते हैं कि बंगाल में जब प्लासी का 1757 में जब प्लासी का युद्ध चल रहा था, तो वहां पर नवाब बनने के लिए युद्ध चल रहा था। तो वहीं पर सिराजुद्दौला था जो 1757 में गद्दी पर बैठा हुआ था। सिराजुद्दौला जो था 1757 में गद्दी पर बैठा हुआ था। सिराजुद्दौला, ध्यान में रखो इस कॉन्सेप्ट को आगे, क्योंकि ये आने वाला है। जब हम लोग बंगाल विजय पढ़ेंगे तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा, और उसमें मैं बताऊंगा नहीं, उसमें मैं आपसे पूछूंगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो देखो सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला उस टाइम बंगाल का नवाब था, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मिर्जाफर। सेनापति था कौन? मिर्जाफर। बड़ा दोगला था यार, मिर्जाफर। देखो ना आगे क्या कारनामा करेगा से, मिर्जाफर, ठीक लिखा हुआ है, जाफराकार हुआ ना, मिर्जाफर। ठीक है, देखो सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था, बंगाल का ये नवाब था। युद्ध काहे हुआ वो युद्ध हम आपको बता रहे हैं। बेदारा का जो 1759 में युद्ध हुआ, वो कैसे युद्ध हुआ, युद्ध का ये कैसे रूप लिया, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, और उसका सेनापति कौन था? मिर्जाफर था। जो मिर्जाफर जो था, इसको लालच हो गया, यार सिराजुद्दौला जो बैठा हुआ है गदिया पर, क्या करे, इसको धर के ठोक दें, रात में मर्डर कर दे इसको, ऐसा उसको दिमाग में चलने लगा। तो इसका मन में लालच हो गया कि नहीं, हम क्या करते कि ये जो गद्दी पर बैठा हुआ, गद्दी पर हम बैठेंगे, सेनापति है, हमारे पास सारा चीज का पावर है, हमारे पास सेना का हमारे अंडर में है। तो ये अपने आप को एक समझने लगा पावरफुल, स्मार्ट खान, समझ गया। लेकिन ये क्या किया, जो मिर्जाफर जो था, वही जो था उस समय ब्रिटिश भी आया हुआ था, ब्रिटिश पहुंचा हुआ था। तो ब्रिटिश के साथ में इसका क्या हुआ, मुलाकात हो गया। ब्रिटिश के साथ में इसका क्या हो गया, मिर्जाफर का मुलाकात हो गया। अब क्या चीज में जाकर के ब्रिटिश से बात, और उस टाइम ब्रिटिश का सेनापति कौन आया हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव आया हुआ था, और रॉबर्ट क्लाइव से जाकर के बात किया। चलो दोगले ना बोलेंगे यार। अब देखो यहाँ पर इसका राजा बैठा हुआ है, इस सेनापति है, बल्कि इसको सहयोग करने की वजह से खुद चाह रहा है कि हम यहाँ का नवाब बन जाए, यहाँ का नवाब बन जाए। तो ये जो मिर्जाफर जो क्या किया, ये जाकर के ब्रिटिश से बात किया कि ब्रिटिश से चाह देखो हम तेरा बात बतावे, तो बोलो क्या बात है। हम बोले ना कि हम बंगाल के नवाब बनना चाहते हैं, बंगाल के हमको नवाब बना दो ना, हम बंगाल के नवाब बनना चाहते हैं। तो बस इतना सी बात, ये छोटा सा बात लेकर के आया है यार। अब ब्रिटिश जो है से मौका का इंतजार खोजता है किसी क्षेत्र में एंट्री करने के लिए। अब इसको मिल गया क्या, ब्रिटिश को मौका कि चलो अब मिर्जाफरी के थ्रू है जो हम चल जाएंगे उसका इलाका में, और एंट्री करके वहां अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे। तो ये पकड़ा इसको, और ये आकर के इससे मिला, और मिल करके अब ब्रिटिश जो था इसको युद्ध करने के लिए ललकारा, किसको? सिराजुद्दौला को।
अब सिराजुद्दौला जो था इस युद्ध में हार गया, इसके साथ में युद्ध हुआ, इसको युद्ध में हार गया। जब ये युद्ध में हार गया, हारेगा नहीं यार, युद्ध तो चल गया था ब्रिटिश वाले ने, खाली नाम मात्र का सेनापति इसका था, लेकिन ये लड़ नहीं रहा था, खाली खड़ा था, देख रहा था। तो ये हार गया, इसको भागना पड़ा बेचारा को। अब कहाँ भागा हुआ, आगे हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, बंगाल विजय पढ़ेंगे, तभी कहाँ गया था, किसके पास रन लिया था, ठीक है। तो यहीं पर जो है सब मिर्जाफर को फिर क्या किया, ब्रिटिशों ने बना दिया क्या चीज, बंगाल का नवाब। और जब बंगाल का ये नवाब बना तो ब्रिटिशों से बनाया, इसको बैठाया गद्दी पर, बैठ गया एकदम नवाब, बन गया मिर्जाफर नवाब। तब इसको देखना क्या होगा, ये मिर्जाफर से क्या किया, 24 परगना क्षेत्र मांगा, 24 परगना क्षेत्र मांगा, और ये भी डिमांड किया कि समय समय पर उसको आर्थिक लाभ भी देगा। मिर्जाफर से ये वादा करवा लिया ब्रिटिश वाला, ऐसे थोड़ी है यार कि आगे किसी को आएगा और बैठा देगा। इससे 24 परगना क्षेत्र भी लिया और साथ साथ में बोला कि हमको तुम समय समय पर आर्थिक लाभ भी देगा। ये बोला बस इतना सा बात, मिर्जाफर तैयार हो गया, रेडी हो गया कि हाँ साहब देंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मिर्जाफर जैसे इसको समय समय पर आर्थिक लाभ भी देने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। 24 परगना क्षेत्र तो दे दिया, इसके साथ साथ में आर्थिक लाभ भी देने के लिए तैयार हो गया। देखो अब इसके आगे कहानी कैसे होता है। अब यहाँ पर जो है जब ब्रिटिश के पास पैसा खत्म हो गया, झोला लेके पहुंच जाए, मिर्जाफर दे दो ना, साला गुस्सा ही लगे, साला ये तो हमको बैठाया यार, लेकिन हमको पानी पी ले, साला इसके पास जब पैसा खत्म होता है तब झोला लेके पहुंच जाता है। करे रे भाई, इसको कुछ दिमाग काम ना कर रहे हैं मिर्जाफर को, गद्दी पर तो बैठ गए लेकिन पंगू बैठा दिया, साले कठपुतली बना दिया है एकदम, करे तो क्या करे। तो उसी टाइम जो है से इसको मिर्जाफर को मुलाकात किसको से हो जाता है दोस्त, यही हमारा बाबू डच से जब मुलाकात करता है तो इन लोगों के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। और समझौता होता है क्या चीज, किसके विरुद्ध, तो ब्रिटिश के विरुद्ध। देखना भाई ऐसा ऐसा बात है, हम बंगाल के तो नवाब बन गए लेकिन हमको पंगू बना दिया है, पंगू बना दिया है। तो ब्रिटिश से समझौता कि डच से समझौता किया किसके विरुद्ध, ब्रिटिश के विरुद्ध। अब ब्रिटिश जो था और इन लोग दोनों मिलकर के क्या करने लगा, सेना को ट्रेनिंग देना चालू करने लगा, अब तो हम ब्रिटिशों को भगा देंगे। अब ब्रिटिशवा के पड़ गया इन लोग पर नजर। तो पहले तो मिर्जाफर को छोड़ दिया कि बेटा तू जो, अभी तो हम बाद में नहीं पढ़। ब्रिटिशवा ऐसा दोगला है, ये ऐसा आदमी है कि पहले अगर हम किसी, मेरा कोई दोस्त है, हम लोग 2 दोस्त हैं, मेरा दोस्त कोई दुश्मन है, मेरा कोई दुश्मन, तीसरा कोई दुश्मन है, तो मेरा दोस्त हमको पहले वो नहीं मारेगा, पहले वो मेरा दोस्तवा से निपटेगा। तो वही ब्रिटिशवा कहा कि मिर्जाफर तोरा से तो हम बाद में निपट लो, पहले जो तोरा साथ दे रहा है ना उसको से हम पहले निपट लेते हैं, पहले उसको मजा खा लेते हैं। तो वहीं पर जो है से क्या किया, इसको साथ देने के कारण ब्रिटिश के साथ में जो है इसका क्या हो जाता है, ब्रिटिश और डच के बीच में बेदारा के मैदान में 1759 में युद्ध होता है दोस्तों। और वो युद्ध घमासान युद्ध होता है, डच को इतना मारता है, मार मार के पंगो बना देता है, रामलोटन पांडे बना देता है, इतना मार मारता है। तो डच बोलता है महाराज साहब माफ कर दो, अब नहीं ऐसा गलती करेंगे, काल पकड़ता उल्टी बैठी करना चालू, इतना बार उल्टी बैठी, 1000 बार उल्टी बैठी, बहुत मार मारता है। तो बोलता है कि कान खोल के सुन डच, और उन लोग के बीच में हो जाता है समझौता कि यहाँ पर नहीं ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, जितना आया है व्यापार कर, और व्यापार करके जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए सोचना भी मत, ये सिर्फ गोरखा लोग करेगा, ब्रिटिश वालों करेगा। और यहीं पर जो होता है बेदारा का युद्ध होता है, और यहीं पर जो होता है तो बोलता है कि तू बस इतने में सिमट के रह डच, आगे फैली का कोशिश मत करना। और यहीं से जो होता है डच का जो है से पतन का मार्ग का प्रशस्त होता है दोस्तों। यहीं पर जो है से डच का बेदारे का युद्ध से ही इसका कहानी खत्म होता है। और हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ब्रिटिश। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बड़ी ही मजेदार होने वाला है, उसमें भी और रंगारंग कार्यक्रम चलेगा। उसके बारे में अंग्रेजवन के बारे में, वही गोरगन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।